आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुपद चैप्टर नंबर 2, है ना। क्लास 9th का कौन सा चैप्टर है? 2 नंबर चैप्टर बहुपद हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुपद में बहुपद किसको कहते हैं? चर राशि को एक संकेत जैसे एक्स वाई जेड आदि के रूप में लिखते हैं ना, इनका अलग अलग संदर्भों में अलग अलग होता है ना। तो सबसे पहले बहुपद में हम लोग सीखने वाले हैं चर राशि। क्या सीखेंगे? चर राशि। चर राशि किसको कहते हैं? चर राशि, है ना। तो चर राशि हम लोग सबसे पहले जानेंगे, है ना। चर राशि को अक्षर संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर संख्या इसको कहते हैं। इससे पता चल गया होगा कि अक्षर को हम लोग क्या कहते हैं? चर राशि, है ना। तो लिखेंगे चर राशि क्या होता है? चर राशि को एक संकेत जैसे एक्स वाई जेड आदि के रूप में हम लोग लिखते हैं। तो एक्स वाई जेड जो है वह क्या है? आपका चर राशि, है ना। तो लिखेंगे चर राशि को चर राशि को एक चर राशि को एक संकेत जैसे एक संकेत जैसे एक्स वाई जेड, है ना। एक्स वाई जेड आदि के रूप में लिखते हैं। आदि के रूप में लिखते हैं। आदि के रूप में लिखते हैं। इनका मान अलग अलग संदर्भों में अलग अलग हो सकता है। इनका मान अलग अलग संदर्भों में अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अलग अलग संदर्भों में अलग अलग हो सकता है इसका मान। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे देखिए। कहने का मतलब है, यदि हम कहें कि मान लिया जाए कि रुपेश है, हम अगर बोले कि रुपेश जो है x घंटा पढ़ता है, ठीक है, रुपेश यहाँ पे बैठा हुआ है, हम बोले कि रुपेश x घंटा पढ़ता है, तो आप क्या अनुमान लगाएंगे? रुपेश हो सकता है आप अनुमान लगाएंगे कि 2 घंटा पढ़ता है, आप अनुमान लगाएंगे 3 घंटा पढ़ता है, कोई और अनुमान लगाएगा 4 घंटा पढ़ता है ना। तो अलग अलग जो है इसका मान लगाएंगे। इनके माता पिता समझेंगे कि 8 घंटा पढ़ता है। तो x का मान जो है ABCD का कोई भी अक्षर रहेगा उसको हम क्या कहेंगे? चर राशि। तो इसका मान परिवर्तन होगा। अगर x लिखा हुआ है तो वह मान बदल सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 10 भी, कुछ भी संभव है। जो संभव होगा वह होगा। मतलब x का मान x नहीं रहेगा, उसके बदले में कोई संख्या आएगा। क्लियर? तो चर राशि का मान क्या होता है? बदलता है। ठीक है, तो चलिए जैसे मान लिया जाए हमने कहा कि रुपेश जो है, रुपेश x घंटा पढ़ता है। रुपेश x घंटा पढ़ता है, तो x का मान क्या हो सकता है? 2 भी हो सकता है, x का मान 3 भी हो सकता है, x का मान 4 भी हो सकता है, x का मान 5 भी हो सकता है। यह कुछ भी संभव है। या x का मान 6.5 भी हम लिख सकते हैं। x बराबर कितना लिख सकते हैं? 6.5। कुछ भी लिख सकते हैं। x बराबर 10 भी हम लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब है चर राशि का मान क्या होता है? बदलता है ना। अगर x माने हैं तो x ही नहीं रहेगा, उसका कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, कोई ना कोई संख्या उसका होगा। ठीक है, तो चर राशि समझ गए। ABCD जो आपका है ना, अल्फ़ाबेट जो है
वह क्या है? चर राशि। आप ए मानिए, बी मानिए, वाई मानिए, एक्स मानिए, जेड मानिए, क्यू मानिए, टी मानिए, कुछ भी मानेंगे ABCD में से, तो वह क्या कहलाएगा? चर राशि कहलाएगा। किसी को चर राशि में दिक्कत नहीं? चलिए नोट कीजिए, नहीं दिक्कत है। अब देखेंगे अचर राशि। अभी हमने क्या देखा? चर राशि और अचर राशि अभी देखेंगे, ठीक है। अचर राशि किसको कहते हैं? तो संख्या को अचर राशि कहते हैं। किसको? संख्या। संख्या क्या होता है? 1 2 3 4 जो होता है वह क्या होता है? संख्या। संख्या को हम क्या कहते हैं? अचर राशि। संख्या का मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब हो सकता है वास्तविक, है ना, वास्तविक संख्या, है ना। इसमें क्या आएगा? वास्तविक संख्या आएगा। कहने का मतलब है अचर राशि किसको कहेंगे? तो अचर राशि का मान परिवर्तन नहीं होता है। तो लिखेंगे अचर राशि का मान परिवर्तन नहीं होता है। अचर राशि का मान नहीं परिवर्तन होगा। काहे नहीं परिवर्तन होगा? तो देखिए, जैसे मान लिया जाए कि हम कोई संख्या मान लेंगे 2, तो 2 के बदले में अब थोड़ी ना वो 2 बदल करके कोई दूसरा संख्या होगा। 3, तो 3 का 3 ही रहेगा। वो संख्या क्या है? फिक्स है। लेकिन एक्स वाई जो मान रहे थे तो उसके जगह पे 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। तो चर संख्या का मान बदलता है, लेकिन अचर संख्या का मान नहीं बदलता है। वो खुद संख्या होता है, इसलिए नहीं बदलता है ना। अर्थात समान बना रहता है। अर्थात समान बना रहता है, उसका मान बदलता नहीं है, समान बना रहता है ना। इनका मान निश्चित होता है। इनका मान निश्चित होता है। इसका मान क्या होता है? निश्चित होता है। इसका मान क्या होता है? निश्चित होता है। क्लियर? यह जो है अचर संख्या का मान जो है निश्चित होता है। एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में देखिए, मान लिया जाए कि अभी हम रुपेश को बोले हैं कि इसे 3 घंटा पढ़ता है। अभी हम यहाँ पे मान लेते हैं कि रजनी जो है, रुपेश के बारे में हम क्या बोले थे कि x घंटा पढ़ता है, तो उसका मान कुछ भी संभव था कि 2 भी हो सकता था पढ़ता है, 3 घंटा ही पढ़ता है। लेकिन हम यहाँ पे मानते हैं रजनी, है ना, रजनी 3 घंटा पढ़ती है। रजनी 3 घंटा पढ़ती है। अब यहाँ पे देखिए, यह जो मान आया है 3 घंटा, ये फिक्स संख्या है। 3 घंटा के बदले में 4 घंटा नहीं हो सकता है ना। तो यह जो क्या है? संख्या है। इसको क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। तो अचर संख्या का मान जो है, अचर राशि कभी भी नहीं बदलता है। अचर संख्या का मान बदलेगा? नहीं बदलेगा। वह जो एक बार लिख दीजिएगा, जो मान लीजिएगा 3 4 जो भी आप मानेंगे वह क्या होगा? फिक्स होगा, उसका मान बदलेगा नहीं। लेकिन चर संख्या का मान क्या होता है? बदलता है। ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा? चर संख्या सीखा किसे कहते हैं और अचर संख्या किसे कहते हैं। चर संख्या का मान परिवर्तन होता है। चर संख्या x y z कुछ भी मानते हैं तो उसके बदले में कोई दूसरा संख्या आता है। लेकिन अचर संख्या का मान परिवर्तन नहीं होता है, सेम संख्या रहता है। ठीक है। अब इसी के आधार पे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे बीजीय व्यंजक, है ना। तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक किसको कहते हैं, है ना। तो बीजीय व्यंजक हम लोग क्या सीखने वाले हैं? बीजीय व्यंजक हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो बीजीय व्यंजक किसको कहते हैं? तो देखिए, जब किसी चर और अचर को चारों मूलभूत संक्रियाएं जोड़, घटाव, गुणा, भाग के साथ व्यक्त किया जाता है तो उसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो इसको नोट कीजिए, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, इसके बाद समझाते हैं। तो लिखिए
जब किसी चर और अचर को जब किसी चर और अचर को जब किसी चर और अचर को चारों मूलभूत संक्रियाओं योग घटाव गुना और भाग है ना, के साथ व्यक्त किया जाता है, साथ व्यक्त किया जाता है, तो उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे मान लिया जाए, उदाहरण देखिए, उदाहरण के तौर पे देखिए, अभी हमने क्या सीखा? चर संख्या को जाना किसे कहते हैं, फिर क्या जाना? अचर, और अभी जानेंगे बीजीय व्यंजक को जानेंगे। ठीक है, तो कह भी रहा है कि किसी भी चर और अचर को चारों मूलभूत संख्याएं योग, घटाव, गुणा और भाग के साथ व्यक्त किया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। कहने का मतलब है कि एक चर संख्या हम यहाँ पे ले लेते हैं x, ठीक है, और एक अचर संख्या ले लेते हैं। चर और अचर को कह रहा है ना, किससे? योग से, तो हम यहाँ पे जोड़ देते हैं, है ना। अब यह जो संख्या प्राप्त हो गया, और मान लिया कि हम x3 ले लेते हैं, ऐसा ले लेते हैं, तो x3 + 5 आ गया। अब यह क्या हो गया? जोड़ हो गया। तो यह जो है बीजीय व्यंजक, इसका कैसे बनेगा? तो x3 + 5 जो है, यह क्या हो गया? एक बीजीय व्यंजक हो गया। तो यहाँ पे क्या प्रयोग किए हैं? जोड़ का, है ना, जोड़ से व्यक्त किए ना। एक चर संख्या को और एक अचर संख्या को जोड़ से व्यक्त किया जाए, या घटाव से व्यक्त किया जाए, या गुना से व्यक्त किया जाए, या भाग से व्यक्त किया जाए। तो पहला एग्जाम्पल हमने क्या लिया है? जोड़। तो यह एक क्या हो गया? बीजीय व्यंजक, है ना। अब आइए हम मान लिया यहाँ पे y ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम माइनस ले लेते हैं 2/5। अचर संख्या हम क्या लिए? -2/5 लिए। तो यहाँ घटाव हुआ कि नहीं? यहाँ घटाव हो गया। तो यह जो बीजीय व्यंजक क्या बनेगा? y - 2/5। यह क्या है? एक बीजीय व्यंजक है। क्या है यह? बीजीय व्यंजक है, ठीक है। अब गुना की बात कर रहा है, तो हम यहाँ पे z ले लेते हैं, z गुने, अब यहाँ पे √2 हम 2 ले लेते हैं। तो यहाँ पे √2 से z में क्या हो रहा है? गुना हो रहा है। तो गुना, यह एक चर संख्या है और यह कैसा संख्या है? अचर संख्या है। तो यह जो बनेगा z इंटू, आप इसको लिख सकते हैं √2, ऐसे भी लिख सकते हैं, या दूसरा तरीका से भी आप लिख सकते हैं, z √2 ऐसे भी लिखेंगे तो यह इसके साथ क्या है? गुना में ही है। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं √2 और यहाँ पे बुनका दे करके z दे देंगे, तो बुनका का मतलब क्या होगा? दशमलव का मतलब गुना होगा। क्या होगा? गुना। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आइए हम लोग भाग के द्वारा देखते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं t²। क्या ले लिया? t² भागा 3। t² भागा हमने क्या ले लिया? 3।
तो यह जो बीजीय व्यंजक बनेगा टी स्क्वायर बट्टा में क्या हो जाएगा 3। तो भाग को बट्टा में भी हम व्यक्त करते हैं, है ना। तो इस तरह से कह रहा है कि बीजीय व्यंजक जब किसी चर और अचर को चारों मूलभूत संक्रियाओं, तो एक बार हम जोड़ दिखाया, दूसरे बार घटाव और तीसरे बार गुणा और चौथी बार भाग, तो ये सब जो है मिल करके जो रहेगा चर और अचर संख्या दोनों मिल करके जोड़ के साथ व्यक्त हो या घटाव के साथ व्यक्त हो या गुणा के साथ व्यक्त हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक कहेंगे। तो बीजीय व्यंजक किसको कहेंगे सो आपको पता चल गया, चर संख्या किसको कहेंगे वह भी पता चल गया, और अचर संख्या किसको कहेंगे यह भी आप लोग को पता चल गया कि नहीं। तो चलिए नोट कीजिए। अब हम लोग सीखने वाले हैं पदों के आधार पर बीजीय व्यंजक, है ना। तो किसी व्यंजक का जो पद केवल अचर, केवल चर या अचर का गुणनफल होता है, कहने का मतलब है कितने पद का जो बीजीय व्यंजक है यह पता करना है ना। तो हेडिंग देंगे पदों के आधार पर बीजीय व्यंजक। पदों के आधार पर बीजीय व्यंजक, पदों के आधार पे बीजीय व्यंजक हम लोग हेडिंग देंगे, है ना। तो पदों के आधार पे देख लीजिए बीजीय व्यंजक कैसे होता है। तो कह रहा है कि किसी भी व्यंजक का पद केवल अचर संख्या भी हो सकता है, केवल चर संख्या भी हो सकता है, चर व अचर का गुणनफल होता है। तो पहले कुछ पॉइंट नोट करेंगे, फिर हम एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको सिखाएंगे, है ना। तो लिखिए, किसी व्यंजक का पद किसी व्यंजक का पद, किसी व्यंजक का पद केवल अचर, कॉमा केवल चर व अचर का गुणनफल होता है ना। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिए, कोई भी संख्या जो है वह आपका कितने पदों का जो है बीजीय व्यंजक है यह हमें पता करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे पॉइंट लिखा कि किसी व्यंजक का पद केवल अचर संख्या भी हो सकता है, केवल चर संख्या भी हो सकता है, या चर और अचर का गुणनफल भी हो सकता है ना। तो वह क्या कहलाएगा, पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पद। तो कितने पद का है वो, एक पदीय है कि द्विपदीय है कि त्रिपदीय है, हम आगे सीखने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, कोई व्यंजक एक या एक से अधिक पदों से बना होता है। लिखेंगे कोई व्यंजक एक या एक से अधिक पदों का बना होता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि किसी व्यंजक में प्लस या माइनस चिन्ह से पद निर्धारित किया जाता है, गुणा और भाग के चिन्ह से नहीं। किसी व्यंजक में पदों को निर्धारण किससे करते हैं, प्लस जोड़ से, है ना, जोड़ से
या घटाव से पदों का निर्धारण, घटाव के चिन्ह से, है ना। अभी हम समझाएंगे सारी बात को, है ना। चिन्ह से पद का निर्धारण किया जाता है, पद का निर्धारण, है ना। निर्धारित कर दीजिए, निर्धारण है ना, निर्धारित कर दीजिए इसको, निर्धारित किया जाता है, निर्धारित किया जाता है, ठीक है। गुणना कहने का मतलब है गुणना या भाग से नहीं, गुणा या भाग से नहीं, है ना, पदों के। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या हम कहे हैं। पहला देखिए, कह रहा है किसी व्यंजक का पद केवल अचर, है ना। अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं कि अभी भी पढ़े हैं कि बीजीय व्यंजक कौन कहलाएगा, जिसमें चर संख्या भी होगा और अचर संख्या भी होगा और वह चारों मूलभूत संक्रियाओं के साथ व्यक्त होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक। लेकिन यहीं पे हम देखिए दूसरा बात लिख दिए कि किसी बीजीय व्यंजक का पद केवल अचर भी हो सकता है और केवल चर भी हो सकता है या दोनों हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लिया जाए कि हमने माना कि इसे बीजीय व्यंजक जो है केवल हम चर संख्या मान लेते हैं, अचर संख्या दिया हुआ है तो हम केवल अचर संख्या मान लेते हैं। तो माना कि 2, तो हम कहेंगे कि 2 भी एक बीजीय व्यंजक है, लेकिन इससे पहले पढ़े थे कि नहीं, चर और अचर उसमें दोनों होना चाहिए, लेकिन यह भी एक बीजीय व्यंजक है। वह कैसे, तो केवल अचर संख्या जो है यह भी एक बीजीय व्यंजक है। कैसे है सो देखिए, अगर मान लिया जाए इसमें हम यह केवल बीजीय व्यंजक कैसे है, तो 2 गुने x के पावर हम क्या लिख सकते हैं, 0। तो x का पावर, किसी भी संख्या का घात अगर 0 होता है तो उसका मान कितना होता है, 1। क्या होता है, 1। तो 2 के हम गुना में x के पावर 0 दे दिए, तो देखिए यहाँ अचर संख्या है और यहाँ चर संख्या आ गया। तो हम इसको समझ लेंगे कि इसके साथ x के पावर 1 से गुना, 0 से गुना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 गुने कितना हो जाएगा, 1 बराबर कितना हो गया, 2 हो गया कि नहीं। इसका मतलब है कि केवल अचर संख्या भी आपका बीजीय व्यंजक होगा। क्यों होगा, यहाँ पे देख लिए। अब मान लेते हैं कह रहा है कि केवल चर संख्या भी बीजीय व्यंजक होता है, तो उसको देखिए। तो माना कि हम x केवल ले लिए, है ना, और x हम केवल ले लिए कि x को हम मान लिए कि यह बीजीय व्यंजक है, तो इसके साथ क्या नहीं है, अचर संख्या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, x को हम x गुने क्या कर देंगे, 0। तो यह अचर संख्या आ गया कि नहीं, और x में 0 से आप गुना कर दिए तो क्या प्राप्त होगा, सॉरी गुना नहीं करना, यहाँ पे हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, जो गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसीलिए नहीं होगा, जोड़ देंगे। तो x में 0 से हम 0 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, x। तो यह जो है आपका कैसे पता चला बीजीय व्यंजक है, सो समझ में आया। यहाँ पे x + 0 कर दिए तो एक अचर संख्या आ गया और एक चर संख्या आ गया, और उसके मान में कोई परिवर्तन भी नहीं आया। इसीलिए यह लिखा गया है कि कोई भी बीजीय व्यंजक केवल चर संख्या भी हो सकता है और अचर संख्या भी हो सकता है और चर अचर का गुणनफल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वह सब क्या है, बीजीय व्यंजक। और कैसे हैं आप सिद्ध कर देंगे, चलिए ये आप सिद्ध कर देंगे। दूसरा लिखा हुआ है कि कोई भी व्यंजक 1 या 1 से अधिक पदों का बना होता है। तो बीजीय व्यंजक जो है 1 से अधिक पद का बना हो ही सकता है ना, बहुत सारे पदों का बना हो सकता है, ठीक है। आगे करा बीजीय व्यंजक प्लस या माइनस चिन्ह से पद का निर्धारण होता है। जैसे अगर कोई बीजीय व्यंजक दिया हुआ है लंबा, तो ऐसा नहीं है कि भाग और गुना से बीजीय व्यंजक का पद निर्धारण करेंगे। किससे निर्धारित करेंगे, प्लस से या माइनस से निर्धारित करेंगे। अगर मान लिया कि बीच में एक प्लस आ गया तो इधर का एक पद हो गया और एक इधर का पद हो गया, या माइनस आ गया तो एक पद इधर का हो गया, एक पद इधर का हो गया। गुना और भाग रहेगा तो उससे निर्धारित नहीं करेंगे। आगे हम लोग ये चीज़ देखने वाले हैं, तो इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं।
एक पदीय बीजीय व्यंजक हेडिंग देंगे, एक पदीय बीजीय व्यंजक, एक पदीय बीजीय व्यंजक। अब इससे पता चलेगा कि कैसे निर्धारित होता है, जो है ना। तो एक पदीय बीजीय व्यंजक कौन होगा, यह देखिए यहाँ पे हम हेडिंग दे रहे हैं चर, ठीक है। दूसरा दे रहे हैं अचर, चर गुने अचर, चर गुने अचर, और इसके बाद देंगे चर भागा अचर, इसके बाद देंगे चर गुने चर, ठीक है। अब बात यहाँ समझिएगा, ठीक है। क्या आप समझेंगे सो देखिए। अभी यहाँ पे हम यह जो मान लिए x, तो x जो है केवल चर हम केवल मान लिए, तो ये कैसा है, एक पदीय बीजीय व्यंजक है। यह कैसा है, एक पदीय बीजीय व्यंजक है। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा कि यह केवल क्या है, चर संख्या है, तो एक पद है, ठीक है। अब यहाँ पे हम केवल अचर ले लिए 2, तो यह भी क्या है, एक पदीय बीजीय व्यंजक है। कैसा है, एक पदीय बीजीय व्यंजक है। और यहाँ पे हम x गुने 2 ले लिए, तब भी यह एक कैसा है, एक पदीय है। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि पद का निर्धारण गुणा और भाग से नहीं होगा, किससे होगा, जोड़ और घटाव से। तो इसका मतलब है x गुने 2 है, तो इसका हम लिख सकते हैं 2x लिख सकते हैं ना। इसका बराबर क्या लिख सकते हैं, 2x। तो यह क्या हो गया, एक पद हुआ कि नहीं। उसी प्रकार से चर भागा अचर, तो हम इसी को अगर लिख दे सकते हैं x/2, तो यह कैसा हो गया, एक पदीय बीजीय व्यंजक है। कैसा है, एक पदीय बीजीय व्यंजक है। और देखिए x गुने यहाँ हम चर दोनों संख्या ले रहे हैं y, तब भी यह कैसा है, xy जो है यह कैसा है, एक पदीय बीजीय व्यंजक है, ठीक है। समझ में आ रहा है। गुणा और भाग से जो है पद का निर्धारण नहीं करते हैं, जोड़ और घटाव से करते हैं। तो यहाँ पे गुणा में था तब भी एक पदीय है, भाग में था तब भी एक पदीय है, और यहाँ भी गुणा में था, तो यह कैसा पद है, एक पदीय बीजीय व्यंजक है। और एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे YQ लिया, ठीक है, तो यह चर संख्या केवल लिया, तो यह कैसा है, एक पदीय। यहाँ माइनस हम 2 लिया, यह भी कैसा संख्या है, 2 के बाद लिए हुए हैं, तो यहाँ पे 5 मान लीजिए, यह कैसा संख्या है, एक पदीय है। अब इसको आप गुना कर दीजिएगा तभी एक पदीय ही रहेगा, YQ गुने -5, है ना, तब भी यह कैसा होगा, एक पदीय ही बीजीय व्यंजक होगा। -5 YQ लिख देंगे, कैसा संख्या है, एक पदीय बीजीय व्यंजक है। इसको आप भाग कर दीजिए YQ और भागा -5, तो नीचे में माइनस अच्छा नहीं लगता है, तो इसको क्या करेंगे, ऊपर में माइनस कर देंगे। इसको ऐसा लिख सकते हैं, या -YQ/5। तो यह भी एक कैसा है, एक पदीय बीजीय व्यंजक है ना। और यहाँ पे तो देख लिए चर संख्या का हम एक बार करें, चाहे x गुने y गुने z कर दे, तो क्या हो जाएगा, XYZ। यह भी जो गुना में दिया हुआ है वह भी कैसा है, एक पदीय बीजीय व्यंजक दिया हुआ है, ठीक है। और आते हैं एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया जाए हम यहाँ पे Z² ले लेते हैं, Z² ले लिए, तो यह भी कैसा है, एक पदीय बीजीय व्यंजक है। और यहाँ अचर वाला में ले रहे हैं 5/8 हम ले लेते हैं, यह भी कैसा है, एक पदीय बीजीय व्यंजक है। और इसको दोनों को गुना कर देंगे तब भी क्या हो जाएगा, एक पदीय बीजीय व्यंजक। कहने का मतलब है Z² और गुना में 5/8, तो इसको आप क्या लिखेंगे, 5/8 इंटू Z², ऐसा लिखेंगे ना। तो यह जो है कैसा है, एक पदीय बीजीय व्यंजक है। अब देखिए इसी को आप भाग कर दीजिए, तो Z² बट्टा में कितना हो जाएगा, 5/8, तो यह पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यह पलट जाएगा, तो 8ZX² और बट्टा में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो यह भी एक प्रकार का क्या है, बीजीय व्यंजक है।
एक पदीय बीजीय व्यंजक है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लिया जाए कि हम T4 लिए, T का घात कितना लिए 4, तो यह भी एक पदीय बीजीय व्यंजक है। यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं √2, यह भी एक पदीय बीजीय व्यंजक है। इसको गुना कर दीजिएगा, मान लिया जाए √2 इंटू T के पावर 4, यह भी एक पदीय बीजीय व्यंजक हो जाएगा। इसको भाग में ले लीजिएगा, है ना, तब भी एक पदीय व्यंजक हो जाएगा T4, और बट्टा में क्या लेंगे √2, तो यह भी क्या है एक पदीय बीजीय व्यंजक है। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि एक पदीय बीजीय व्यंजक जो होता है प्लस और माइनस से, कोई भी पद का निर्धारण प्लस माइनस से करते हैं, गुना और भाग से नहीं करते हैं। तो नोट कीजिए। नेक्स्ट हेडिंग देंगे द्विपदी बीजीय व्यंजक। द्विपदी है ना, द्विपदी बीजीय व्यंजक, द्विपदी बीजीय व्यंजक हम लोग हेडिंग देंगे। अब द्विपदी बीजीय व्यंजक कौन हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल हैं x + 2, तो देखिए यहाँ पे एक पद यह हो गया और एक पद क्या है यह हो गया। अभी हम थोड़ा देर बताए थे कि पद का निर्धारण जोड़ से करते हैं नहीं तो घटाव से। तो जोड़ से पहले एगो पद यह हो गया और जोड़ के बाद एगो पद यह हो गया। तो यह जो है कितना पदीय बीजीय व्यंजक है, तो द्विपदी क्या है, द्विपदी बीजीय व्यंजक है। समझ में आ रहा है। या हम लिख सकते हैं x - 2, तो यह भी प्लस और माइनस हम निर्धारित करते हैं, तो यह कैसा हो गया द्विपदी, है ना, यह द्विपदी बीजीय व्यंजक है। आप बात समझ में आ रहा है। और हम लेते हैं, जैसे मान लिया जाए हम ले रहे हैं y² और प्लस माइनस का 5 ले रहे हैं, है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं y³ - 5 लिख सकते हैं, है ना। तो यह जो कैसा है, यह भी जो है आपका द्विपदीय बीजीय व्यंजक है। कैसा है, द्विपदीय बीजीय व्यंजक है। और एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं x/2, है ना, और प्लस x × y, ऐसा ले रहे हैं। तो यहाँ प्लस से देखिए, यहाँ ऊपर नीचे में क्या है भाग है, और यहाँ क्या है गुना। तो ऐसा नहीं कि इसको दूगो पद है दूगो पद इसको मान लीजिएगा, गुना और भाग से पद का निर्धारण नहीं किया जाता है, तो प्लस से किया जाता है। तो प्लस एक गो है बीच में, तो यह कैसा है द्विपदी बीजीय व्यंजक है। यह भी कैसा है द्विपदी बीजीय व्यंजक है। अब तो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल देखिए, x y z तीनों अलग अलग है, गुना में है, और माइनस हम 8/5 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं 8/5 x²। तो देखिए इसके साथ यह क्या है गुना में है, और इसके साथ भी यह क्या है गुना में है। तो एक पद यह हो गया और एक पद यह हो गया, लेकिन माइनस के साथ है तो दोनों मिला देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा द्विपदी बीजीय व्यंजक है। कैसा है द्विपदी बीजीय व्यंजक है। अब कन्फ्यूजन दूर हुआ कि अभी भी बाकी है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा द्विपदी बीजीय व्यंजक हो जाएगा, है ना। आइए एक और आपको समझाते हैं। मान लिया जाए यहाँ पे हम x² लिए, तो ये कैसा है एक पदी बीजीय व्यंजक है। कैसा है एक पदी बीजीय व्यंजक है कि नहीं। फिर हम यहाँ पे 25 लिए, केवल अचर संख्या लिए, तो यह भी क्या है एक पदी बीजीय व्यंजक है ना। और हम लेते हैं 3t, 3 × t, यह भी क्या है एक पदीय बीजीय व्यंजक है। यह तीनों क्या है एक पदी है, एक पदी बीजीय व्यंजक है। अब हम इसी को हम जोड़ घटाव के साथ हम लिख देंगे तो त्रिपदी हो जाएगा। तीनों को हम लिख देते हैं। तो जैसे देखिए x² और प्लस 25 और प्लस 3t, तो यह जो बना जो है यह आपका जो बन करके तैयार हुआ ये वाला, तो यह कैसा कै पद वाला है, तो यह त्रिपद वाला है। कैसा है त्रिपदी है, त्रिपदीय बीजीय व्यंजक है। क्योंकि देखिए एक बार यहाँ प्लस है एक बार यहाँ प्लस है और एक अलग है,
तो आपका एक पद एक्स स्क्वायर, दूसरा 25 और तीसरा 3t। तो यह त्रिपदी बीजीय व्यंजक हो गया। क्या हो गया? त्रिपदी बीजीय व्यंजक हो गया। अब समझ में आया? तो चलिए एक और एग्जाम्पल देखेंगे। अगर आपसे यहाँ पे पूछ दिया जाए कि x + 0, x + 0, तो यह कौन सा एक पदी है कि द्विपदी है? x + 0 एक पदी है, क्योंकि इसका बराबर क्या होगा? x। तो यह कैसा हो जाएगा? एक पदी। यह भी ध्यान देंगे, ऐसा नहीं कि एक चर संख्या एक अचर संख्या प्लस के साथ जुड़ा हुआ है तो आप उसको द्विपदी कर देंगे, है ना। एक और सवाल पूछते हैं, जैसे मान लिया जाए एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर गुने वाई स्क्वायर गुने जेड स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। तो यह कै पदी बीजीय व्यंजक है? एक पदी है, क्योंकि बीच में सबके साथ क्या है? गुणा है, जोड़ घटाव है नहीं, तो एक पदी है। आपको अभी थोड़ा देर पहले बताए हैं कि पदों का निर्धारण गुणा और भाग से नहीं किया जाता है, जोड़ और घटाव से किया जाता है। तो वो कैसा है? एक पदीय बीजीय व्यंजक है। क्लियर? तो चलिए नोट कीजिए। देखिए कुछ और एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हमने यहाँ पे लिया एक्स वाई, यह कैसा है? एक पदी, गुना के साथ है। दूसरा लिया एक्स स्क्वायर, यह भी कैसा है? एक पदी। और √2, यह भी कैसा है? एक पदी। यह तीनों क्या है? एक पदी है, एक पदी बीजीय व्यंजक है। अगर इसी को हम लेते हैं एक्स वाई, है ना, एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस √2, तो यह जो है आपका कै पद बीजीय व्यंजक है? त्रिपदी है। देखिए एक प्लस यहाँ एक प्लस यहाँ, मतलब एक पद का निर्धारण जो है यहाँ हुआ। एक पद यह है, दूसरा पद यहाँ है और तीसरा पद यहाँ है। तो तीनों को आप मिला देंगे तो यह कैसा हो जाएगा? त्रिपदी हो जाएगा। यह कैसा हो जाएगा? त्रिपदी। चलिए एक और देखते हैं यहीं पे, एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस √2, यह कैसा हो जाएगा? यह जो है बताइए कि कौन पदी है? एक पदी है, द्विपदी और त्रिपदी है? क्या है यह? यह भी जो है आपका क्या है? त्रिपदी है। कैसा है? त्रिपदी है। क्यों त्रिपदी है? सो देखिए एक पद यहाँ, एक पद यहाँ और एक पद यहाँ, बीच में माइनस प्लस दिया हुआ है। ठीक है, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक और एग्जाम्पल देखिए। देखिए एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस √2, यह कैसा है? यह भी जो है आपका त्रिपदी है, क्योंकि माइनस के साथ एक पद यह हो गया, एक पद यह और एक पद यह, माइनस और के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए यह क्या है? त्रिपदी है। एक और एग्जाम्पल आप लोग हमें बताइएगा। जैसे हम मान लेते हैं x⁻1 प्लस x⁻2 प्लस x⁻3, यह कितने पदी है? यह कितने पद का है? त्रिपदी है ना। यह जो है आपका क्या है? त्रिपदी है। कैसे त्रिपदी है? देखिए बेस सबका समान है तो घात क्या हो जाता है? जुट जाता है। तो 1 + 2 प्लस कितना हो गया? 3, तो x का घात कितना हो गया? तो कै पदी हुआ? एक पदी हुआ ना। बेस क्या है? सबका समान है, तो यह जुट जाएगा। तो x का घात कितना हुआ? 6, तो यह कैसा है? एक पदी है। यह भूल मत कीजिएगा त्रिपदी का। समझ में आ रहा है? हाँ, ऐसा रहता तो हो सकता है, जैसे x का घात 2 प्लस y का घात 2 प्लस z का घात 3, तो यह जुटेगा नहीं आपस में, क्योंकि सबका बेस जो है क्या है? भिन्न है, डिफरेंट है। तो यह क्या हो जाएगा? त्रिपदी हो जाएगा। यह जो है आपका क्या हो जाएगा? त्रिपदी हो जाएगा, त्रिपदी। तो आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इतना नोट कर लीजिए।